हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी 78। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी सोशल साइंस से भूगोल का पहला लेसन संसाधन और विकास पढ़ रहे हैं। यह इस लेसन का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा। आज पढ़ते हैं हम लोग मृदा संसाधन के बारे में। मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। इसीलिए मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी मृदा बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। यानी मृदा बनने की प्रक्रिया में इतनी चीजें मुख्य भूमिका निभाती हैं। उच्चावच यानी धरातल की बनावट, जनक सेलें जिससे मृदा का निर्माण होता है, जलवायु यानी किसी स्थान की जलवायु, वहां पाई जाने वाली वनस्पतियां और अन्य जैव पदार्थ, साथ ही समय मुख्य कारक होते हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। यहाँ ह्यूमस से तात्पर्य है मिट्टी में पाए जाने वाले वनस्पतियों और जंतुओं के सड़े गले अवशेष से। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। आइए देखते हैं भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो देखते हैं मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं भी विकसित हुई हैं। पहली है जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, यानी भारत में पर्याप्त मात्रा में जलोढ़ मृदा भी फैली हुई है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है क्योंकि देश की 50% जनसंख्या का पेट इसी मृदा से उगाए गए अन्न से भरता है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। निक्षेपों मतलब जो पहाड़ी क्षेत्रों से नदियां अवसादों को बहाकर लाती हैं और फिर उनको यहाँ पर मैदानी भागों में जमा करती हैं। एक सकरे गलियारे के रूप में ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। अभी आगे हम लोग मानचित्र देखेंगे तो उसमें समझेंगे कहाँ कहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। आइए देखिए मानचित्र में देखते हैं हम लोग। ये देखिए जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। ये देखिए असम तक फैला हुआ है। यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम तक। और देखिए सकरे गलियारे के रूप में राजस्थान और गुजरात तक यह मृदा पाई जाती है। साथ ही देखिए दक्षिणी भारत के पूर्वी तट पर भी यह मृदा पाई जाती है। देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाओं से भी देखिए जलोढ़ मैदानों का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यानी इस मृदा में रेत यानी बालू के कण, सिल्ट यानी रेत के कणों से छोटे कण इसके होते हैं और मृत्तिका से बड़े कण होते हैं और मृत्तिका इसके कण बहुत ही महीन होते हैं। इनके विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं मृदा में। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग मीन्स जहां पर नदी का ढाल समाप्त होता है, उसके समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। ये द्वार, चो क्षेत्र और तराई ये सब पर्वतों की तलहटी में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाओं द्वारा निर्मित मैदान हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। यानी मृदाओं की पहचान उनके कणों या उसमें पाए जाने वाले घटकों के अलावा मृदा के आयु के आधार पर भी उसकी पहचान होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं। पुराना जलोढ़ जिसको बांगर मिट्टी कहते हैं और नया जलोढ़ इसको खादर मिट्टी कहते हैं। पिछली कक्षा में आप लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं। बांगर मृदा में
कंकर ग्रंथियों की ज्यादा मात्रा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि खादर मृदा का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां नदियां बाढ़ के द्वारा महीन कण लाकर बार बार ऊपर से बिछाती हैं और इस प्रकार उपजाऊ महीन कण वाली खादर मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, यानी यहाँ पर खेती खूब कसके की जाती है। एक एक वर्ष में 3-3 फसलें ली जाती हैं और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, यानी जिन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है तो यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा निवास करती है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर भारी जनसंख्या यहाँ रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि राज्य जनसंख्या घनत्व के मामले में बहुत आगे हैं। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। यानी जिन स्थानों पर पानी की कमी होती है वहां पर जलोढ़ मृदाएं क्षारीय हो जाती हैं और इन मृदाओं का सही उपचार करके, सही उपचार यानी कि आप लोग जानते होंगे क्षारीय मृदा में जिप्सम आदि का प्रयोग करके उसको सुधारा जा सकता है और पर्याप्त मात्रा में इनकी सिंचाई करके इन मिट्टियों में भी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी महत्वपूर्ण मृदा, काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। यहाँ रेगर कहीं कहीं लिखा मिलता है रेगुर, यानी REGUR इसकी इंग्लिश स्पेलिंग होती है, जिसको रेगर और रेगुर दोनों नामों से जाना जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। यानी इस काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती अच्छी होती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। यानी जो दक्षिण भारत का दक्कन का पठारी क्षेत्र है इसके उत्तरी भागों में और पश्चिमी भागों में काली मृदा पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मीन्स गुजरात का वह क्षेत्र जो प्राद्वीपीय है, यानी जिसके 3 ओर समुद्र है, अभी हम मानचित्र में दिखाएंगे। मालवा यानी ये इसका ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है और राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इसका कुछ क्षेत्र है, यानी ये पठारी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर काली मृदा पाई जाती है। आइए मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए आपको काली मृदा दिखाई दे रही है और ये देखिए ये गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है। इधर देखिए कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और अरब सागर के बीच ये प्राद्वीपीय क्षेत्र में भी काली मृदा पाई जाती है। और ये देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र और ये देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जब गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में भी देखिए काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। जो मिट्टी के महीन कण होते हैं उनको मृत्तिका कहते हैं, तो उससे बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, यानी काली मृदा में नमी धारण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। इन मृदाओं में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, यानी सूखे में इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है, यानी ज्यादा पानी होने पर ये मृदाएं बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती हैं और फिर इनकी जुताई नहीं हो सकती है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, यानी जैसे ही थोड़ी सी भी बरसात होती है उस समय इनकी जुताई कर देना बहुत उचित रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा के बारे में। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं।
इन मृदाओं का रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है, यानी मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो मिट्टी को पीला बना देते हैं। आइए मानचित्र में लाल और पीली मृदा के क्षेत्रों को देखते हैं हम लोग। ये देखिए संकेत, देखिए जहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है ये सारा क्षेत्र लाल और पीली मृदा का है। देखिए भारत में भारी मात्रा में लाल और पीली मृदा, ये देखिए इधर पूर्वांचल के भी राज्यों में पाई जाती है। अब हम लोग जानेंगे लैटराइट मृदा के बारे में। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यानी इन क्षेत्रों में जब आर्द्र ऋतु यानी बारिश की ऋतु और शुष्क ऋतु जब एक के बाद एक क्रमशः आती रहती हैं, तब लैटराइट मृदा बनती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। यानी इन क्षेत्रों में जब भारी वर्षा होती है तो मिट्टी के उपजाऊ महीन कण बह जाते हैं, जिसके कारण लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। लैटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। आप लोग जानते होंगे जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय कहलाते हैं। तो लैटराइट मृदा अधिकतर जो होती है उसका पीएच मान 6 से भी कम होता है, इसलिए ये अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यानी जहां पर ये पर्णपाती और सदाबहार वन होते हैं, वहां पर इनकी पत्तियां, टहनियां आदि गिरने के कारण मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यानी जहां पर वनस्पति कम होती है वहां ह्यूमस की मात्रा भी लैटराइट मिट्टी में कम होती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए भी अधिक उपयुक्त होती हैं। आइए मानचित्र में इसको भी देख लेते हैं कहां पर है। देखिए संकेत दिया गया है, ये जो हल्का लाल है लैटराइट मृदा का क्षेत्र है। ये देखिए इधर पश्चिमी तटीय भाग में, यहाँ पर देखिए लैटराइट मृदा यहाँ पर, और ये देखिए कुछ मात्रा में यहाँ पर है, और इधर उड़ीसा में दिखाई दे रही है, और ये देखिए यहाँ पर मेघालय में, और देखिए यहाँ पर और कुछ मात्रा में ये मृदा दिख रही है। इस प्रकार कम मात्रा में लैटराइट मृदा भारत में पाई जाती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, यानी इसमें रेत और विभिन्न प्रकार के लवण की मात्रा भी पर्याप्त होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यानी कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। आप लोगों ने राजस्थान में सांभर झील के बारे में जरूर सुना होगा, उसके जल को वाष्पीकृत करके नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। यानी यहाँ की मृदा में ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है और नमी भी कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है। जब इस मृदा में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है तो इससे क्या दिक्कत आती है, जो जल भूमि में सोख कर जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी मरुस्थलीय मृदा में अगर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई संभव हो पाए तो इसमें भी अच्छी खेती की जा सकती है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भाखड़ा नांगल बांध से जब
इंदिरा नहर परियोजना के द्वारा राजस्थान को पानी ले जाया गया है, तो इससे भारी मात्रा में वहां की मरुस्थलीय मृदा में भी आज अच्छी उपज ली जा रही है। आइए मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र देखते हैं। ये देखिए, ये भारत का पीला वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे वन मृदा के बारे में। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। चूंकि ये मृदाएं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए इस मृदा को पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों से होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। हिमाच्छादित मीन्स हिम से ढके हुए क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। यानी इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी अधिशिलिक यानी सिलिका की अधिकता होती है तथा ह्यूमस रहित होती हैं। वहां पर ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वहां वनस्पतियां होती नहीं हैं, इसलिए वहां की मृदा में ह्यूमस भी नहीं होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। यानी नदी सोपानों और जलोढ़ पंख, ये नदियों द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, इनमें ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के बारे में जाना। अब हम लोग मृदा अपर्दन और संरक्षण के बारे में जानेंगे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। जब मिट्टी किसी कारण से कटकर बहती है तो इस प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। और मृदा अपर्दन से बचाव की प्रक्रिया मृदा संरक्षण कहलाती है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती हैं। प्रकृति में मिट्टी बनती भी रहती है और उसका अपर्दन भी होता रहता है और दोनों में संतुलन बना रहता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल भी मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि यानी बैडलैंड भी कहते हैं। नीचे देखिए चित्र में दिखाया गया है। जब तेजी से पानी बहता है तो यहाँ पर देखिए गहरी गहरी नलिकाएं बन जाती हैं और यह भूमि खराब हो जाती है और ये जुताई के लायक नहीं रह जाती है। इसे ही उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड यानी राविन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। जब जल बड़े भारी क्षेत्र को ढककर नीचे की ओर बहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस पूरे क्षेत्र की मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन यानी सीट इरोसियन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। यानी जब तेज हवाएं मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाती हैं तो इस प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। यानी जिस तरफ को ढाल है यदि उसी तरफ को जुताई कर दी जाती है तो उससे वाहिकाएं बन जाती हैं और तेजी से फिर मिट्टी नीचे की ओर बह जाती है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। यानी जहां पर ढाल है तो ढाल के विपरीत यदि हल चलाया जाएगा तो फिर ढाल के साथ जल बहाव की गति कम होगी। इसे समोच्च जुताई यानी कांटूर प्लोइंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, यानी वहां सीढ़ीदार खेत बना लिए जाते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। यानी सीढ़ीदार खेत बना लेने से अपर्दन कम होता है, यानी मिट्टी का कटाव कम होता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े खेत होते हैं उनको पट्टियों में बांट दिया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं।
ये घास की पट्टियां पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि यानी स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना यानी शेल्टर बेल्ट बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी मरुस्थलीय भागों में रेत के बड़े बड़े टीले बनते हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और उपजाऊ भूमि में या रिहायशी इलाकों में पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में यानी इन रेत के टीलों को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा भूगोल का पहला लेसन संसाधन और विकास समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो लाभप्रद लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।